आप आ गए, चलिए अब स्टार्ट करा जाएगा और क्या। कितने साल का एक्सपीरियंस है रोहित सर? आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? Around 18 to 20 years of experience. 18 to 20। प्रबल सर को तो मैं 30 साल और का। रोहित लगभग लगभग 7-9 का ही है ना, हम लोग सेम बैच हाँ के ही वही। हैं। सेम बैच में हम लोगों ने किया है। 20 20 40 हो गया, 15 साल मेरा लगा लो। ओके 55 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म, हाँ। सर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि हम्म। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। हम्म। और इसमें जो प्रोफेशनल वो होता है ना कि क्या बोले क्या नहीं बोले, वो बिल्कुल। सबको थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। और हम्म। इसमें जो ट्रू वॉइस होती है ना, हम्म। कि जो होना चाहिए और जो कि लैकिंग है अभी के उसमें बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी में, हम्म। उसको हम लोग टैप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैं कुछ शेड्यूल क्वेश्चन है, मैं एक तरफ आपको बोलूंगा, एक तरफ रोहित सर को बोलूंगा। बिल्कुल। मीनवाइल अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो फिल्टर करके एक दोनों को इक्वली डिवाइड करके मैं भेजता ठीक रहूंगा। है। ओके ठीक है सर। ओके तो सर। प्रबल सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। अरे इंट्रोडक्शन क्या यही है, जैसे रोहित ने बताया 2007-9 में हम लोगों ने पहले स्पेशल एजुकेशन वर्ड से हम खुद परिचित हुए, है ना। हाँ तो उसके बाद फिर ऐसे रमे कि अब चल ही रही है जर्नी वो लगातार, है ना। हाँ 17-18 ईयर्स हो गया, है ना। हाँ और एज ए प्रोफेशनल अगर हम देखें तो बहुत सारे माइलस्टोन्स आए बीच में, है ना। हाँ हमने डिसेबिलिटीज को लेके भी बहुत, कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट देखे। हाँ इनिशियल जब कैरियर के स्टार्टिंग में डिसेबिलिटीज को लेके, एजुकेशन को लेके क्या ओपिनियंस थे, और जब से ऑटिज्म स्पेशली डायग्नोस होना स्टार्ट हुआ तो हम्म फिर वो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, है ना। हम्म। तो एक जर्नी है, वो चल रहा है। और सर नोएडा से है, बहुत ही फेमस है। अरे जो भी पेरेंट नोएडा से है, सर से कंसल्ट कीजिए। अरे ये तो बस चल रोहित रही। सर, रोहित सर से गुड़गांव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सर कहाँ से, क्या आपका बैकग्राउंड है? दिस मैं भी बेसिकली 2007 से मैंने इस फील्ड में इंटर किया। हाँ हाँ सेम जैसे प्रबल सर ने बोला कि पहले तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि है क्या ये फील्ड। हाँ उसके बाद स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस गेन करते करते फिर हम्म इंक्रीज इन स्कूल्स में मैंने जॉब की। अभी हम्म मैं क्लिनिकल सेटअप पे अपना हम्म। सेंटर रन करना स्टार्ट किया है। और लगभग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है सर। हम्म। हाँ लास्ट 7-8 मंथ से मैंने अभी स्टार्ट किया है। नहीं, अच्छा है, अपने होना भी अपने चाहिए। आइडियाज को जरूरी शेयर है। करना। बिल्कुल बेसिकली जो रूरल पे है लोग जिनको अपॉर्चुनिटी, जिनको अच्छे एजुकेटर्स या नहीं मिल पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल। हम्म। तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन आपसे सर। व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन? अगर बहुत ही सामान्य सी भाषा में अगर किसी ले मैन को समझना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेशल एजुकेशन है क्या? देखिए, स्पेशल एजुकेशन को लेके अगर हम करंट में देखें तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं हमारे सोसाइटी में, है ना। कि हम्म जैसे कि एक जनरली क्वेश्चन भी आ रहा था कि आजकल स्पेशल एजुकेशन को लोग समझते हैं कि वो बस एक ट्यूशन टीचर की तरह ही है ना। हम्म हम्म तो स्पेशल एजुकेशन मेनली अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो बहुत ही स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन है, जो हम्म हम स्पेसिफिक बच्चों की नीड्स को माइंड में रखते हुए जब हम प्लान करते हैं कोई भी इंटरवेंशंस, है ना। हम्म और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि ये एक नॉट ओनली सपोर्टेड थेरेपी है कि हाँ बच्चों को बस एजुकेशन में हमें एजुकेशनली सपोर्ट करना है, हाँ, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिमीडिएशन, है ना, हम्म जिसको हम रिमीडियल एजुकेशन भी बोलते हैं। तो हम्म मेनली वही पार्ट है कि बच्चे के जहाँ लर्निंग को फैसिलिटेट करना एक अलग चीज है, और लर्निंग में कहाँ गैप्स हैं, किस वजह से बच्चा एक लर्निंग में हर्डल्स आ रहे हैं, किस वजह से बच्चा वो जो हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल हैं एजुकेशन में वो अचीव नहीं कर पा रहा है, उस गैप को फाइंड आउट करके उसका रिमेडियल प्लान बनाना और इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, आई थिंक वो हम्म। मेन स्पेशल एजुकेशन का काम है जाता है। तो वो डिसाइडिंग पॉइंट क्या होता है कि इसको नहीं, नॉर्मल टीचर की जरूरत नहीं है, इसमें स्पेशल टीचर की जरूरत है?
देखिए उसके लिए सिंपल है कि जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, है ना, जैसे हम्म, आपके फिजिकल माइलस्टोन्स ओटी में है, स्पीच में हम्म, है, हमारे हम्म, लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, ऐसे ही जो हम्म, लर्निंग में स्पेशली एजुकेशन एरियाज में अगर हमें लग रहा है कि बच्चा 2 इयर्स का हो गया, 3 इयर्स का हो गया, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशंस नहीं आ रहा है, बच्चा चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, जो एक, हम्म, तो अगर हम पॉइंट ये देखें कि अलार्मिंग पॉइंट क्या है, तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ही हैं कि जहां पर भी आपको ये सिग्निफिकेंट गैप दिख रहा है। ये हम्म, होता है कि हाँ चलो 4-5 मंथ्स इज नॉर्मल, कि थोड़ा डिले हम्म, है, इट्स फाइन, बट जब हम्म, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, ये गैप हमारी सो कॉल्ड जो नॉर्मल स्ट्रेटजीज हैं, हमारा जनरल जो टीचिंग प्रोसीजर्स हैं, उनमें जब वो कवर नहीं हो पाता, हमें हाँ, लगता है कि नहीं, अब यहाँ समथिंग इज डिफरेंट, हमें कुछ एक स्पेसिफिक एजुकेटर के पास जाना पड़ेगा। तो वो एक अलार्मिंग पॉइंट्स हैं कि जहाँ आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस काम नहीं कर रही हैं, जो एज ए पेरेंट हम यूज कर रहे हैं, एज ए हम्म। टीचर हम क्लास में यूज कर रहे हैं, देन आई थिंक वो अलार्मिंग पॉइंट है कि हमें एक स्पेशल एजुकेटर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। वो रेफरल पॉइंट क्या होता है? स्कूल होता है या डॉक्टर्स होते हैं? क्या होता है रेफरल देखिए पॉइंट? रेफरल स्कूल तो बहुत बात की बात है ना। अच्छा। हम्म, हाँ, यू वॉन्ट बिलीव कि हमने 1.5 साल के बच्चे के साथ काम किया है, तो वो हम्म, स्कूल से कहाँ से रेफर हो पाएगा। हम्म, ये तो एज ए पेरेंट हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, जो बच्चे के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, हम्म। वो लोग इस चीज पे बहुत क्लियर जब ऑब्जर्वेशंस रखेंगे, तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई। ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम गैप्स को पूरा, आपको बहुत असेसमेंट की नीड है तभी वो गैप्स पता चलेंगे। अगर हम्म, थोड़ा सा अवेयरनेस है, पेरेंट्स अवेयर हैं, डॉक्टर्स वगैरह अवेयर हैं, तो उस चीज हम्म, को आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हम्म। पर एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ चैलेंज है, वो ये है कि हम लोग निग्लेक्ट बहुत करते हैं बच्चे की स्पेशली एजुकेशन नीड्स को, चलो, हो जाएगा। है ना। टाइम के साथ हो हो जाएगा। जाएगा, या वो होता है कि नहीं, अभी बच्चा मान लीजिए स्पेशली ऑटिज्म में है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हमारा एज ए पेरेंट, एज ए प्रोफेशनल भी, है ना, हाँ, हाँ, एक पीडियाट्रिशियन को, साइकेट्रिस्ट को, वो सबसे पहले स्पीच माइलस्टोन्स दिख जाएंगे, फिजिकल माइलस्टोन दिख जाएंगे, सेंसरी चैलेंजिंग बिहेवियर्स दिख जाएंगे। हाँ, लेकिन एजुकेशन में कहाँ नीड है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना, क्या जब वो स्कूल में जाता है, जनरली आपने बिल्कुल सही बोला कि करंट हम्म, में रेफरल पॉइंट क्या है, स्कूल्स हैं, जो हम्म, जनरली होना नहीं चाहिए, है ना। हम्म, तो अभी जाके वो स्कूल में जाके पता चल रहा है कि जब बच्चा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा जब अब वो नर्सरी में एडमिशन के लिए जा रहा है, अब गैप है, तो वहां हम्म, जाके जब हमें पता चलता है कि अब जो चैलेंजेस हैं वो आ रहे हैं सामने, और अब हम्म, जब हम रिमेडियल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, तो चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। एक तो उस हम्म, बच्चे को स्कूलिंग में हमें प्लेस करना है, प्लस हाँ, जो उसका लेवल है वो अभी, यार बच्चा स्कूल के लिए रेडी नहीं है। हम्म, ये स्पेशल एजुकेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, बट हाँ धीरे धीरे अवेयरनेस, नो डाउट, वो बढ़ भी रही है अब, है ना। पहले इनिशियली हो जाता था कि डॉक्टर्स भी रेफर कर देते थे कि भाई चलो स्पीच थेरेपिस्ट के पास कर दो, है ना, ओटी के पास कर दो, बट हम्म, एजुकेशन के, है ना, डॉक्टर्स रेफरल एजुकेटर के लिए नहीं आते थे, एजुकेटर के रेफरल्स करके हमारे पास ये नहीं होता है कि भाई हमारे पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि आप स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट करो। तो हाँ। ये एक बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छा आंसर दिया सर, बहुत ही क्लियर। और बाकी रोहित सर एड ऑन करना चाहें तो। नहीं सर, आपने अच्छे से आंसर दिया। रोहित क्योंकि सर, जैसे स्पेशल एजुकेशन के नाम सुनते हैं ना, एक टैबू मन में आ जाता है कि यार ये कैसे, यार क्यों स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। तो ये इसमें एक इमोशनल एंगल भी है, तो आप डेली की डेली प्रैक्टिस में आप इनकाउंटर करते होंगे। तो पेरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो टैबू वाला जो है उसमें वो कैसे उसको डिसोसिएट किया जाए? बेसिकली अगर हम देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की बच्चे को कब नीड होती है, तो हाँ। उसके कुछ कुछ माइलस्टोन है। तो हम हम्म, पहले वो ऑब्जर्व, क्या आपका बच्चा जो है डेली रूटीन की एक्टिविटीज अपने आप कर पा रहा है या हम्म, नहीं कर पा रहा है, कि हम्म, उसको डेली रूटीन एक्टिविटीज में डिफिकल्टीज हो रही है। हम्म, क्या बच्चा जो है, आप जो उसको कमांड दे रहे हो वो हम्म, फॉलो करता है या नहीं हम्म, फॉलो कर पा रहा है। हम्म। क्या आपका बच्चा जो है ग्रुप में एक्टिविटीज में, पीयर इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर इंगेज हो रहा है या जाके एलान अपने आप आप से सही कर बोल रहा रहे है। हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था हम्म कि जो इमोशनल एंगल होता है, हम्म सपोज किसी ने रेफर किया हम्म कि इस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, हम्म जब कहीं लिखा होगा पर्चा पे हम्म स्पेशल एजुकेशन, तो एजुकेशन से पीछे स्पेशल लगा हुआ है। हम्म
उसको पढ़ने के बाद लगता है कि यार ये क्यों, मतलब मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको इस तरह की इमोशनल सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? जो ऐसा कोई इमोशनल पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए स्पेशल अपने हाँ। पे, हाँ। जो भी उसके लर्निंग में इश्यूज आ रहे हैं उसमें। हम्म। अगर बच्चा आपका नॉर्मल टीचिंग स्टाइल्स में नहीं हम्म। सीख पा रहा अल्फाबेट नंबर्स या प्री एकेडमिक कंसेप्ट हम्म। नहीं सीख पा रहा है, हम्म। तब जाके कोई डिफरेंस देता है कि आपको स्पेशल एजुकेशन कराना है। हम्म। स्पेशल एजुकेटर का एक अलग अपना टीचिंग स्टोरीज होता है, उसको हम्म। कैसे सिखाना है। हम्म। और वो कोई ऐसा एज अप्रोप्रिएट सिलेबस नहीं फॉलो करता है। हम्म। वो क्या करता है, बच्चे के करंट लेवल पे, बच्चे के स्ट्रेंथ के हिसाब से जो भी लर्निंग प्रोसीजर्स होते हैं बच्चे का, हम्म। उस हम्म। हिसाब से उसका मॉड्यूलर प्रिपेयर करता है और उसी हिसाब से बच्चे के ऊपर काम करता है। करेक्ट। अभी एक पेरेंट का मैसेज आया, क्वेश्चन आया, मैं हम्म। प्रबल सर आपकी तरफ डाइवर्ट करता हूँ इसको। या प्लीज। सर 14 साल के बच्चे का यदि एजुकेशन काफी बैक हो गया है, हम्म। कोई थेरेपिस्ट ने मिलने की वजह से, कोई थेरेपी नहीं मिलने की वजह से, तो क्या हमको बेसिक स्किल सिखाना चाहिए या उसको जो नीड है वो सिखाना चाहिए? आई मीन बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। और इन दिस केस मेनली हमें फिर देखना है कि जब भी हम गोल सिलेक्शन की बात करते हैं, बच्चे के टारगेट सेट करने की बात करते हैं, तो हम्म। एज को माइंड में रखते हुए जो प्रायोरिटी ऑफ स्किल्स होती हैं, हाँ। जैसा कि पेरेंट ने बताया कि बच्चा ऑलरेडी 14 ईयर का है ना। हम्म। तो हम्म। अब हमारी प्रायोरिटी वहां पर उसको बेसिक एकेडमिक के हम बिल्कुल प्री रीडिंग राइटिंग पे अप्रोच पे काम करें, आई हम्म। थिंक वो उतना रिलेवेंट नहीं होगा। बट हाँ। अगेन ये डिपेंड करता है बच्चे के लेवल के ऊपर भी, है ना। हाँ। तो इस केस में हम जो जितनी भी हमारी लाइफ स्किल्स हैं, फंक्शनल एकेडमिक्स है स्पेशली, जो हमारी हाँ। लाइफ में काम आने वाली हैं, हाँ। सर्वाइवल स्किल्स हैं कि बच्चा साइन हाँ। वर्ड्स रीड कर पाए कम्युनिटी में, हाँ। जो हमारे मान लीजिए कि साइन बोर्ड्स हैं, है ना, हाँ। वो साइन हाँ। बोर्ड्स पढ़ पाए। तो उसमें अब हमारी ट्रेडिशनल जो रीडिंग की अप्रोच है कि हम फोनेटिक अप्रोच बच्चों को जनरली अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करते हैं। तो इस हम्म। एज में हमारा टारगेट रहेगा कि फोनेटिक अप्रोच बहुत टाइम ले सकती है। इस केस में हम्म। हम साइटवर्ड अप्रोच के थ्रू बच्चे हम्म। को जो कहते हैं ना कि हाई सपोर्ट वाले वर्ड्स हैं, जिसको हम सर्वाइवल वर्ड्स बोलते हैं, उनकी एक लिस्ट बना के पहले हम उस पर काम करें। जो हमारे हम्म। फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम्म। हमारा फंक्शनल मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइफ स्किल से रिलेटेड फंक्शनल राइटिंग का एटलीस्ट वो अपना फोन नंबर, नेम, हम्म। एड्रेस, ये चीजें हम्म। बता पाए, लिख पाए, तो उन चीजों पर टारगेट रहना चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑफ स्किल्स हमेशा चेंज हो जाता है बच्चे के हम्म। लेवल के अकॉर्डिंग भी और एज के अकॉर्डिंग भी। बट वही है, अगेन अच्छा। हमें लिमिटेशन सेट करने की नीड नहीं है। इनकेस अगर हमें लगता है कि 14 ईयर के बच्चा जस्ट लैक ऑफ एक्सपोजर, अभी उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला, इस वजह से वो एकेडमिक में या एजुकेशनल जो उसका लेवल होना चाहिए वो डिले है, तो हम्म। हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ भी, कि जहाँ हम प्रॉपर उसको रीडिंग राइटिंग ये सब चीजें डेवलपमेंट पे काम करें। तो डिपेंड तो करता है आगे। तो टेक अवे इज कि बहुत ही चाइल्ड स्पेसिफिक उसका जजमेंट जो होना चाहिए, बहुत ही बिल्कुल चाइल्ड स्पेसिफिक। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सर, उम, कैसे पता चलेगा बच्चा स्कूल के लिए रेडी है, या मतलब इसको स्कूल भेजना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, या कुछ प्री राइटिंग सीख ले, या जो प्री एजुकेशनल स्किल्स है वो डेवलप कर ले फिर स्कूल जाए? तो क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा रेडी है स्कूल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज कि कितने साल का बच्चा है? डिपेंड करता है ये तो, ऐसे अर्ली एज से कि बच्चा प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट तो कर देता है। हम्म। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या बच्चा जो है कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, आपका हाँ। बच्चा वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हाँ। क्या जो है क्लास एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या क्लास में जो भी इंस्ट्रक्टर्स मिल रहा है वो टास्क को इंडिपेंडेंट कर रहा है या हाँ। हाँ। नहीं कर रहा है। हाँ। बच्चे में बेसिक कम्युनिकेशन नीड होनी चाहिए, जो भी उसकी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन जो उसको चाहिए, ठीक है, हाँ। वो अच्छे से एक्सप्रेस करे। हाँ। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि बच्चा क्या है स्कूल जाने लायक है या नहीं। सो नंबर वन इज इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। नंबर वन इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग हो गया। हम्म। दूसरा है आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बेसिक हम्म। कम्युनिकेशन की नीड बेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम्म। तीसरा है कि क्या बच्चा जो है पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हम्म। ओके।
थर्ड है कि बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस कितना है। अगर मान लो हम बच्चा क्लास स्कूल जा रहा सिटिंग ही नहीं है, तो हम्म, फिर उसको डिफिकल्टीज होगी स्कूल में। तो हमें इसका सिटिंग टॉलरेंस भी चेक करना है कि क्या बच्चा एक सर्टेन पीरियड के लिए बैठ पा रहा है क्लास में या नहीं बैठ पा रहा है। अच्छा। उसकी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, ठीक है। प्रबल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अरे देखिए, डेफिनेटली जब हम स्कूल रेडीनेस एक ऐसा एरिया है जो सीमन सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म, जब तक हम स्कूल रेडीनेस पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो हमारा अल्टीमेट टारगेट, जो हमारे बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बातें करते हैं, हम हम्म, कितनी भी बातें करते रहें, जो बच्चों के स्कॉलास्टिक बैकवर्डनेस, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा रीजन है, वो यही हम्म, है कि बच्चे हमारे स्कूल के लिए पहले रेडी ही नहीं थे। हमने हम्म, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आजकल एक टैग चाहिए, कोई भी स्पेशल स्कूल में जाना नहीं चाहता बच्चे, है ना। अब हाँ, जब से इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, और होना भी चाहिए, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू बी इंक्लूडेड इन अ मेन हम्म, स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। बट हम्म, हमारे इंडिया में देखिए, जब हम स्कूल रेडीनेस की बात कर रहे हैं तो फिर वहां हमें एज भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अच्छा, यहाँ जो एडमिशन सिस्टम है वो एज अप्रोप्रिएट है हम्म, ना। हाँ, जैसे आप देखेंगे नर्सरी में एडमिशन होना चाहिए, तो 8 ईयर के बच्चे का नर्सरी में एडमिशन नहीं हो सकता, है ना। हम्म, तो हम्म, हमें वो एक अलग बात है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को जो कंसेशन एज में मिलते हैं वो हम वो ले सकते हैं, बट फिर भी हम्म, एक वो सर्टेन एज है। अगर हम्म, बच्चा स्कूल के लिए रेडी नहीं है, तो ये हम्म, 100% जो मेरे अपने प्रोफेशनल कैरियर में मैंने ऑब्जर्व किया है, वो स्कूल में चैलेंजेस फेस करेगा ही करेगा। अब मेनली जैसे रोहित सर ने कहा कि स्कूल रेडीनेस है क्या, हम कैसे समझें कि बच्चा स्कूल के लिए रेडी है, जो आपका है ना मेन क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमारे जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं, चाहे वो मोटर स्किल्स हैं, जैसे सर ने बताया, सोशल लैंग्वेज हम्म, कम्युनिकेशन है, बच्चे के जो प्री एकेडमिक लेवल है, उस सब में जो हमारे एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स हैं, उसमें एटलीस्ट बच्चा 50% तो कर रहा हो। कि मान हम्म, लीजिए बच्चा एक बार में इंस्ट्रक्शन कमांड नहीं सुनता, लेकिन 2 बार दो उसको बार में रिमाइंड तो करने पर तो कम से कम रेस्पॉन्ड करे, है ना। हम्म, बच्चा हम्म, अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता सोशल इंटरेक्शन में, हमारे स्पेशली चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के साथ ये चैलेंजेस होता है। बट हम्म, अगर हम ग्रुप में उसको इन्वॉल्व करना चाहें तो वो इंटरेस्ट ले, या हम जब थोड़ा सा एक्टिविटीज को मॉडिफाई करें तो वो उसमें इन्वॉल्व हो, तो उस हम्म, तरीके की चीजें, सिटिंग टॉलरेंस जो बच्चे का होना चाहिए। और जो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आप भी कवर करते हैं, जो परसेप्चुअल स्किल्स हैं बच्चे की, है ना। विजुअल चाहे परसेप्चुअल वो और विजुअल परसेप्शन है, बच्चा कमांड्स कैसे ले रहा है, क्योंकि लर्निंग का बेस तो परसेप्चुअल स्किल्स नहीं है, सारा कॉग्निटिव हम्म, प्रोसेस विदाउट परसेप्चुअल स्किल्स के वो पॉसिबल नहीं है। तो हम्म, बच्चा वहां पर कमांड, जैसे बात हुई थी, कमांड्स वो कैसे बच्चा एक क्लासरूम सिचुएशन के अंदर, हम्म, क्लासरूम में जो रिसेप्शंस हैं उनके साथ बच्चा कोप अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। जो हम्म, एकेडमिक रेडीनेस की जो हम बात करते हैं, जो स्कूल का देखा जाए तो 80% ताना वाना सब मेनली जो एकेडमिक है, रीडिंग राइटिंग मैथ कैलकुलेशन, उन्हीं में आके घूमता है। तो वो भी हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम्म, बच्चा अभी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस ही नहीं है, बच्चा हम्म, चीजों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा, बच्चा नेमिंग नहीं कर पा रहा, बच्चे को अभी सिंपल न्यूमेरेसी नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ये सब जो प्री एकेडमिक स्किल्स हैं, जो प्री हम्म, रीडिंग की, प्री राइटिंग की, प्री मैथ कॉन्सेप्ट, वो सब हम्म, तो बच्चे के अचीव हो जाने चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है चिमन सर के, हम्म, बच्चे हमारे पास तब आते हैं जब बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा होता है, वहाँ चैलेंजेस आते हैं। हम्म, स्कूल रेडीनेस के लिए बहुत रेयर बच्चे आ रहे हैं कि हमें उसको स्कूल के लिए रेडी करना है, कि देखो हम्म, बच्चा हमारे पास 2 ईयर में आ गया, 3 ईयर में आ गया, अब हम हम्म, उसको 1 ईयर हम पूरा फोकस करेंगे, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करेंगे, देन विल प्लेस इन एजुकेशन सिस्टम, तो बच्चा वो सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज हम्म, जो अभी कहानी चल रही है हमारे इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, शैडो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे हम्म, जा रहे हैं शैडो टीचर के साथ, जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो लगातार बना बढ़ता हुआ जा है। रहा है। बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली 8th क्लास तक तो सब स्कूल अलाउ करते रहते हैं कि चलिए भाई चल रहा है, बच्चा प्रमोट हो रहा है, नो डिटेंशन पॉलिसी है, बच्चा हम्म, प्रमोट होगा ही होगा। जब हम्म, सीबीएसई की बात आती है, 9th में आके सडनली बच्चे ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। आई थिंक स्कूल रेडीनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम स्पेशल एजुकेशन या बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं। सो नाइन्थ में अगर ड्रॉप आउट हुआ तो वो वन वे ट्रैफिक है या फिर उसका कुछ सॉल्यूशन है? देखिए, सॉल्यूशन फिर वही है, सीबीएसई से बच्चा नहीं जा पाता, वो तो बहुत फिर अच्छा हमारे लिए, एनआईवीएस या हाँ। एनआईओएस एक वरदान की हाँ तरह है, वो हाँ हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है कि चलो ब्लेसिंग हमारे पास है। एक ऑप्शन है कि बच्चा, एक अगर ऑप्शन है एनआईओएस नहीं बस, होता तो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हमारे, कुछ नहीं कर वो सकते स्कूल हाँ। के बाद ड्रॉप आउट ही थे। वो तो एनआईओएस एक ब्लेसिंग्स की तरह आया,
कि एटलीस्ट चलो। और बहुत फ्लेक्सिबल बोर्ड है, मैं तो कहूंगा फ्लेक्सिबल। कि जो हम लोग सीबीएसई के पीछे कहते हैं ना, एज ए पेरेंट बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चा अब नहीं है उस क्लास में, बच्चा स्कोर करे, पासिंग हो। मुझे लगता है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग काम करिए। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास एनआईओएस अवेलेबल है। जो बच्चे को इन फ्यूचर एक सर्टिफिकेशन की नीड होती है, जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम इंडिपेंडेंट लिविंग की बात कर रहे हैं, वहाँ वो एनआईओएस हमारी हेल्प करेगा। और अब तो सर स्पेशल एजुकेशन की आप बात छोड़ो, अब धीरे धीरे वो ट्रेंड आ रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में होम स्कूलिंग का क्रेज बढ़ा है, और अब वो इंडिया अब में भी स्टार्ट हो रहा है। अब तो आप आज हमारे सो कॉल्ड न्यूरोटिपिकल बच्चे भी स्कूल से नहीं जा रहे, वो अभी एनआईओएस से स्कूलिंग कर रहे हैं, होम स्कूलिंग कर अभी रहे हैं, अभी सर्टिफिकेट के लिए अभी एनआईओएस ले रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट आते हैं कि सर हम होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करवा दो बस आप। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो तो ये तो सोचते नए हैं कि डायमेंशंस हैं वो जो ओपन सोचते हो हैं रहे कि हैं, जो हमारे बच्चों के स्कूल लिए बहुत स्कूल हेल्पफुल है। स्कूल में भी भेज रहा हूँ, वहाँ पे कोई बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही, बच्चा सिर्फ जा रहा है, एक रूटीन फॉलो कर रहा है, रूटीन फॉलो करके घर पे आ जा रहा है, बट उसका वहाँ पे जाके कोई लर्निंग नहीं हो पा रही। तो मोस्टली अब पेरेंट जो है स्लोली स्लोली होम स्कूलिंग के मूव ऑन करने लगे हैं। नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं। और मैं, हम्म। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं बहुत मॉडेस्ट नहीं होऊंगा इस मामले में कि मैं एक कमेंट मार दूं, लेकिन हम्म। वो आदत जाएगी नहीं कि सर, नहीं मारिए मैं सर, मारिए। लेकिन मतलब ये है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे जो मेरा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हमारे 99% बच्चे स्कूल सिर्फ फिजिकल हाँ, इंटीग्रेशन के सिर्फ लिए जा रहे हैं, सिर्फ बस वो जा फिजिकल रहे के हैं, लिए बैठ के जा आ जा रहे रहे हैं। उनका हैं, एक बेचारों का फिजिकल। सेल्फ हाँ एस्टीम लो है, बच्चे को जो हाँ। वहाँ बुलिंग झेलना पड़ रहा है, उससे बल्कि और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो स्कूलिंग जहाँ हेल्प करना चाहिए, वो बच्चे को देखा जाए तो एक बर्डन की तरह आ रहा है। ये रियलिटी है। चलो ठीक है, बच्चे को आप शैडो टीचर के साथ भेज रहे हो, बट शैडो टीचर ही काम कर रहा है ना, वहां तो सिर्फ 1:1 रेशियो हो गया, बच्चा ना ना क्लास में इंगल्ज हो रहा है, ना बच्चा जो है अपनी क्लास टीचर्स की बातें सुन रहा है। वहां पे जाके जो शैडो टीचर बोल रहा है सिर्फ वो शैडो टीचर की बातें सुन रहा है, वो टोटली डिपेंडेंट शैडो टीचर के ऊपर हो जाता है, वो अपने पीयर के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, पीयर के साथ अपना कन्वर्सेशन कर रहा है, टोटली डिपेंडेंट वो शैडो टीचर के ऊपर होता है। तो मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 1% डेविएट करता हूँ। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से थोड़ा स्कूल भी इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, नो डाउट इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूलिंग नहीं भेजना चाहिए, ये तो है ही नहीं, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट, मैंने ये बात पहले ही राइट बोला ऑफ देखो था। एजुकेशन है। बट हमें, देखो। हाँ हाँ बट हमें इसको जो हाँ जो हमारा रेमिडिएशन वाला पार्ट है, जो हमें स्कूल रेडीनेस पे काम करने की जरूरत है, एज ए, ये मैं ये कह नहीं रहा कि ये बच्चे का फेलियर है, ये हम्म, हमारे सिस्टम का फेलियर है भाई, ये हमारे स्कूल का फेलियर है। हम्म, स्कूल क्या जनरली करता स्थिति है, बच्चे के साथ तो सारे स्कूल काम कर क्या रहे हैं। करता है, हाँ स्कूल क्या करता है, एडमिशन ले लेता है, अब बोलता है कि शैडो टीचर, उनके पास कोई भी मल्टी डिसिप्लिन टीम है ही नहीं है, तो कहाँ से वो हेल्प करेंगे, तो बोलते हैं शैडो टीचर लाओ इसमें तो एडमिशन ले लो। कोई शक नहीं है हाँ कि हर हाँ बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, हाँ। मुझे तो मैं लगता है कभी 100% कभी एग्री करता कभी हूँ। कभी किसी क्रांति की जरूरत है इस फील्ड में। अब वो हाँ, देखो, आप मसाल उठाइए, हम अब पीछे खड़े आप उठाओ, हम लोग पीछे रहेंगे। पीछे हैं। बहुत तो ज्यादा माल प्रैक्टिस है ये। शैडो सीटर मतलब बच्चे के बिल्कुल पेरेंट्स का कहाँ फीस दे उनको, 20,000 उसको दे, स्कूल की फीस दे, थेरेपी बिल्कुल, के फीस दे, इस समझ वैल्यू नहीं आता। यूज। हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, एक देविका मैम का क्वेश्चन है, मैं रोहित सर की तरफ डाइवर्ट करूंगा क्योंकि सर एक प्रोफेसर को मैंने क्वेश्चन डाइवर्ट किया था। सर, जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो अच्छे से करता, सिटिंग है, पर 2 मिनट थोड़ा ब्रेक हो जाए तो क्लासरूम में रनिंग चालू करता है। तो कैसे सिटिंग में काम कराएं और बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस कैसे लेके आए? इनका इनका कहना है कि बच्चा जब करता है तो करता है, जैसे ब्रेक हुआ हाइपर एक्टिव हो जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। जब बच्चा एंगेज रहता है तो वो तो बैठा हुआ है, बट हम्म, उसके बाद जब वो आइडियल बैठा तो उसके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, हम्म, वहां पे आपको बच्चे को एक्सप्रेशंस देना है कि आपको क्या करना है। वहां पे बच्चे को अपनी बताइएगा, मान लो आपको वर्क फिनिश हो गया है, तो हम्म, आपको यहाँ पे हमें वेटिंग करना है, या उसका जो भी सेल्फ इंगेजमेंट चीजें होती हैं, ठीक है, हम्म, उसके हम्म, साथ आपको बच्चे को इंगेज करना है। समटाइम्स हम्म, उसको मे बी फिजिक्स टॉयज की नीड होती है, तो आप एटलीस्ट उसको फिजिक्स टॉयज देकर आप वहाँ पे उसको सिटिंग टॉयलेट उसका आइडियली इंक्रीज कर सकते हो। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। रोहित सर, स्पेशल एजुकेशन ट्यूशन और रेगुलर स्कूल टीचिंग में क्या डिफरेंस है? आई मीन, सर ने बता ही दिया, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल देके बताओ कि कुछ कि क्या कुछ अलग तरह की चीजों की जरूरत होती है,
राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, किताबें अलग होती हैं, क्या अलग होता है? देखो, जो रेगुलर टीचर होता है उसको एक सिलेबस मिल जाता है, वो सिलेबस हाँ, के हिसाब से काम करता है। हाँ, अब आती है स्पेशल एजुकेटर की बात। स्पेशल एजुकेटर क्या करता है, बच्चे हम्म, का करंट लेवल के हिसाब से बच्चे का गोल्स बनाता है। हम्म, अगर बच्चे में राइटिंग इश्यूज हैं, बच्चे हम्म, में होल्डिंग नहीं, पेंसिल नहीं होल्ड कर पा रहा हम्म, है या कुछ नहीं, हम्म। प्रॉपर राइटिंग नहीं है, तो वहां पे स्पेशल एजुकेटर क्या करता है, अडॉप्टेशन यूज करता है। अच्छा, ठीक है। अडेप्टेशन यूज करता है। हाँ, बेसिकली अडॉप्टेशन यूज करता है राइटिंग टूल्स में, कि अगर मान लो बच्चे में ट्राइपॉड ग्रिप नहीं है तो उसके साथ वो फाइन मोटर स्किल्स कराएगा जो ट्राइपॉड ग्रिप में उसको हेल्प करता है। फिर हम्म, उसको क्या है, ग्रिपर प्रोवाइड कराएगा। अब आता है कि राइटिंग्स में कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज आ गई, प्री राइटिंग्स हो गया या ट्रेसिंग स्किल्स हो गए या कॉपिंग स्किल्स हो गई। ठीक है। हम्म, उन एरियाज में हम लोग काम करते हैं। रहे, अब आता है कि बच्चे में रीडिंग स्किल्स में कहाँ पे इश्यूज आ रहा है। रीडिंग हम्म, स्किल्स में क्या इशू मे भी हो सकता है, विजुअल परसेप्शन इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। हम्म, बच्चे को लेकर रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टीज हम्म, हो रही है। तो हम लोग हम्म, क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करते हैं। हम हम्म, नॉर्मल ऐसे कॉपी में ए बता दिया, ए के साथ में हम उसको में भी फ्लैश कार्ड भी यूज करते हैं, हम सैंड हम्म, पेपर में भी उसको यूज कराते हैं कि ये देखो हम्म। ये उसको सेंस उसको उसको कनेक्टिव स्किल्स भी देते हैं कि देखो ये ए का लेटर का फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो इस तरह से हम बच्चे के अप्रोच पे काम करते हैं। एक ही बात, मुझे ये बात समझ में आई कि जितनी सेंसरी मोडालिटीज हैं उसी से हेल्प लेते हैं हम। बेसिकली उसी से हेल्प लेते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट अडॉप्टेशन कॉम्बिनेशन बना के उसी से हम बना हेल्प के। लेते नहीं देखिए, और इसमें मेनली बहुत सारी स्पेसिफिक अप्रोचेस भी हैं, है ना। हैं। जब हाँ। बच्चा ट्रेडिशनल रीडिंग अप्रोचेस से नहीं सीख रहा है, तो चाहे हम्म, वो कॉटन ग्लिंगम अप्रोच हो, है ना, चाहे वो हम्म, पास टेक्निक्स हो, बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर ही यूज करता है यूज जनरली, करते हैं। है ना। तो हम्म, उनको आइडेंटिफाई करके, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो फैक्टर ये है कि जैसे रोहित सर ने बताया कि इंडिविजुअलाइज प्लान है, तो आईपी एक एजुकेटर का बहुत काम हो जाता है। एक हम्म, ट्यूशन टीचर मान लीजिए वो सिलेबस को, बच्चे की लर्निंग को बस फैसिलिटेट कर रहा है कि आगे कॉन्सेप्ट वाइज में जब क्या सिखाना है मैं हेल्प कर देता हूँ। और ये हाँ, बहुत बार एजुकेटर के साथ भी होता है। हाँ, हमारे हाँ। साथ कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के साथ मैच करने के चक्कर में हम स्पेशल एजुकेटर को भी एक ट्यूशन टीचर बना देते हैं कि सर अभी स्कूल में ये होने वाला है, अब इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, इस मंथ आप प्लीज ये सिलेबस ये वाला कवर करा दीजिए। सर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए सर। हाँ, तो एक उस महीने में चीज में एग्जाम आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो एक्चुअल काम होना चाहिए, मैंने पहले ये बात बोली कि जो रिमेडिएशन कंसेप्ट, वाला हाँ पार्ट है हाँ, वो कंसेप्ट पे छूट काम जाता नहीं है। हो पाता फिर अब वो। मान लीजिए बच्चे का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है नहीं, और हम उसे बोल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस कोई नहीं, एग्जाम्स के पॉइंट से रटवा दो, तो वो शॉर्ट टर्म तो चलता है कि चलो रटवा देते हैं, बच्चे को रोड मेमोरी से लर्न कर लेगा। लेकिन जब तक हम बच्चे के रीडिंग कंसेप्ट पे नहीं। कॉम्प्रहेंशन एरिया पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो एक टेक्स्ट को पढ़ के आंसर्स क्वेश्चन कर पाए उसके बेस, तो वो तो डिफिकल्टी रहेगी रहेगी फिर। और ये बहुत एक स्कूलिंग के साथ क्योंकि हमें मैच करना है स्कूलिंग का जो सिलेबस है, उस चक्कर में ये बहुत थिन लाइन हो जाता है, जिसको कहते हैं मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। नो डाउट हमें स्कूलिंग को भी कवर करना ही करना है, बट हमें एक बच्चे हम, के स्ट्रेंथ पे भी हाँ, काम हम एक होता है, उसके रोल को वीकनेस पे ये भी। हाँ। असाइन कर पाना कि कहाँ, आई थिंक वो चीजें थोड़ा सा पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं, इवन नॉर्मल ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं स्कूलिंग वाले एरिया स्पेशली। एक एजुकेटर को हम, जो मेन रेमेडिएशन वाला पार्ट है जहाँ बच्चे के चैलेंजेस हैं, जिन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, वो रहने देंगे, तो आई थिंक ज्यादा बेटर आउटपुट दे पाएगा एजुकेटर। करेक्ट। एक पेरेंट का क्वेश्चन है, मैं प्रबल सर की तरफ डायरेक्ट करता हम्म, हूँ। मैडम है प्रीति गुप्ता। हम्म, सर, बच्चे को कैसे वोकेबलरी इंक्रीज करे? बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है हम्म। चीजें, बट बोलता नहीं है देख के। देखो बहुत सारी वोकेबलरी इंप्रूव करने की स्ट्रेटजीज हैं, रोहित सर आजकल वीडियो डाल रहे हैं तो वो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कि बच्चे का वोकेबलरी क्या है, पहले तो सबसे पहला जो वोकेबलरी का पॉइंट है वो नेमिंग है, कि बच्चा जो चीज है उसको नेमिंग कर पाए कि दिस इज एप्पल। अब हाँ, उसके बाद जो एप्पल के बहुत सारे और साथ में जो फीचर्स हैं कि एप्पल एक फ्रूट है ना, एप्पल एक हेल्दी फ्रूट है, एप्पल रेड कलर का है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम उसकी वोकेबलरी उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हाँ, पहले हम जो बहुत हमारे कॉमन हाउस होल्ड जो नीड बेस्ड वर्ड्स हैं, पहले हम उनको टारगेट करें। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जो ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं।
है ना, हम एक्शंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं वोकेबलरी को स्पेशली इंक्रीज करने के लिए। वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। हम्म, एक प्रतिभा कश्यप है, ये क्वेश्चन रोहित सर के लिए है। इफ मेरा बच्चा मॉडरेट टू सीवियर है, तो उसे स्कूल में भेजना इम्पोर्टेंट है या थेरेपी करवाऊं? क्योंकि इंक्लूजन स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन एज थेरेपिस्ट आपका क्या सजेशन है? ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप कुछ टॉप अप रखना अ, चाहते हैं तो। अभी इससे पहले हम इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर रखा था। हाँ। अब क्या आपका आपका एम क्या है कि आप जो है बच्चे को सिर्फ स्कूल्स में इसलिए डाल रहे हो कि बच्चा जो है जाए और वहाँ पे जो भी उसका रूटीन है रूटीन फॉलो करके आ जाए। हम्म, आप देखते हैं कि मॉडरेट टू सीवियर जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली कस्टोडियल बच्चे होते हैं, उनको वन टू वन सुपरविजन की नीड होती है। ओके, तो हम्म, सबसे बेस्ट है कि आप जो है कि पहले फोकस करो उसके बेसिक नीड पे, उसकी क्या बेसिक नीड है हम्म, कि बेसिक नीड जो है वो थेरेपी सेंटर से फुलफिल हो सकती है। तो मेरा सजेशन है कि पहले उसकी थेरेपी पे आप फोकस करिए कि बच्चे में उसका फाइन मोटर स्किल वीक होगा, बच्चे के विजुअल परसेप्शन स्किल्स वीक होगी, बच्चे की इंडिपेंडेंट स्किल्स पे काम करना है। बच्चे के हम्म, जो प्री एकेडमिक कंसेप्ट होते हैं जो कि हम्म। उसको डे बाय डे लाइफ स्किल्स में यूज करना है, हमें उन एरिया पे पहले फोकस करना चाहिए रेदर देन स्कूल भेजना। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर, प्रबल सर? नहीं, उसमें मेनली यही है कि जब बच्चा मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का है तो सबसे मेन तो यही है कि फंक्शनल स्किल्स पे ही पहले काम किया जाए, वो हमारी प्रायोरिटी ऑफ गोल्स रहने चाहिए। धीरे धीरे अगर बच्चा जैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा हमें अपनी तरफ से डायग्नोसिस को लेके बहुत कहते हैं ना कि माइंड अपना रिजिड नहीं रखना है कि हाँ मॉडरेट है तो बच्चा सीखेगा नहीं। हमें बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पहले प्रायोरिटी ऑफ स्किल जैसे फंक्शनल स्किल है उस पर हम फोकस करें। धीरे धीरे बच्चा जैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है स्किल्स में हम ऐड ऑन करते जा सकते हैं हम लाइफ स्किल्स। चलिए, ये क्वेश्चन मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं प्रबल सर की तरफ को डाइवर्ट हम्म। करता हूँ। हम्म। How can teacher and parent differentiate between tantrum and sensory meltdown? What immediate strategies should be used when a child becomes aggressive? How can we prevent tantrum before they occur? देखिए मेनली सेंसिटिव मेल्टडाउन ये तो आप बेटर बता सकते हैं, लेकिन हाँ जितना बिहेवियर मैनेजमेंट के पार्ट ऑफ से मैं जो हेल्प कर सकता हूँ, देखिए टेंट्रम बहुत स्पेसिफिक होता है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ उसका टारगेट है कि कोई पर्टिकुलर कोई चीज लेने के लिए, कुछ खाने के लेने के लिए बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है कि मुझे भाई अभी चॉकलेट चाहिए था। तो उसको लेके, और मेल्टडाउन तो कम्प्लीटली सेंसरी पार्ट है ना, जो बच्चे की सेंसरी मॉड्यूलेशंस हैं उनकी वजह से बच्चा को हमें आइडेंटिफाई कर पाना कि क्या इमोशनल लेवल पे बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट यहाँ पर जब भी इस तरह की बिहेवियर चैलेंजेस की बात आती है, मैं हमेशा एक पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि हम स्किल्स पे ज्यादा काम करें बजाय कि बच्चे के बिहेवियर्स पे। स्पेशली ऑटिज्म में बहुत सारे सेंसरी चैलेंजिंग बिहेवियर्स कंटिन्यूअसली, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, फिर that's पहला वाला right. जो वापस 6 महीने में आ जाएगा। तो हम उनके चक्कर में मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे पड़ जाते हैं। बच्चा हैंड फ्लैपिंग क्यों कर रहा है, बच्चा ये um, मेल्टडाउन्स क्यों कर रहा है। तो उसमें occupational कहीं ना therapy कहीं of जो special हमारा educator स्किल होना चाहिए speech कि जो हम बच्चे को, हमारा टारगेट्स क्या है, हम क्या देख सिखाना नहीं चाह रहे रहे। हैं, लर्निंग पे हम ज्यादा फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि बिहेवियर्स भी काफी सेटल डाउन हो जाएंगे। वहां पर हमें एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ काम करने की नीड है। सर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें लेना है कि आगे बढ़ना है? ये आप दोनों पे छोड़ता हूँ नहीं, ले सकते हैं बिल्कुल, आई ले थिंक सकते हैं क्वेश्चंस सर। ज्यादा बेटर ऑप्शन। मैं। अच्छा, ये टाइम कंस्ट्रेंट होगा आप लोगों के साथ। नहीं कर सकते कोई। एक काव्या, रोहित सर आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। काव्या, फॉर a 5-year autistic child who is not yet communicating verbally, what should be the top educational priority over the next year? The he speaks only when he wants, but जब पूछेंगे तब नहीं बताता। मतलब आई थिंक वेरी वेरी, आई मीन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। दोनों की तरफ आऊंगा, मैं पहले रोहित सर। बेसिकली जब उसको कुछ चाहिए तभी बोलता है। तो हाँ, अब डिपेंड करता है कि हमें वो अपनी नीड बेस्ड सिचुएशंस हमें क्रिएट करना है कि क्या उसको चाहिए। ठीक है। हम्म, हम्म। दूसरा है कि मे बी वो ना क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप बताइए। क्वेश्चन ये था, माय 5-year old autistic child
हम्म, who is not yet communicating verbally. हम्म, तो उनकी एजुकेशनल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अब एक 3 चीजें याद रखिए। पहला, हम्म, 5 year old। हम्म, सेकंड, नॉन वर्बल। हम्म। थर्ड, एजुकेशनल प्रायोरिटीज। इस पे आंसर कीजिए। बेसिकली हमें उसके पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना है। उसकी जितनी रिसेप्टिव वोकेबलरी जितनी डेवलप होगी, हम्म। उसमें उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर हम एक्सप्रेशन पे बात करेंगे तो उसकी उतनी ही एक्सप्रेसिव स्किल्स और डेवलप होगी। साथ हाँ। साथ में हमें रिसेप्टिव में ये है कि हमें नाउन्स पे वर्क करना है हमें, ठीक है। फिर नाउन्स के साथ साथ उसके फंक्शंस पे, जैसे अभी से पहले भी फैबर सर ने बताया था कि हम्म। हमें उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके एक्शंस वर्क, इन सब में हमें काम करना है। और साथ में ऐसा नहीं है कि क्या बच्चा अगर नॉन वर्बल है तो वो आइडेंटिफाई चीज़ों को, नंबर्स को, लेटर्स को, या उसको क्वांटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। तो हमें उसके एकेडमिक्स पार्ट्स को भी ऐड ऑन करना चाहिए। तो रिसेप्टिव कि अगर बच्चा वर्बली नहीं बता पा रहा है तो पॉइंट करके तो बता ही सकता है ना कि हाँ। सोमी 5, तो पॉइंट करके बता देगा 5 है। अगर आप उससे फोनेटिकली अगर अल्फाबेट अवेयरनेस भी आप उसको सिखा रहे हो, सो में ए साउंड या ब साउंड, ठीक है, तो वो साउंड भी वो पॉइंट करके बता भी सकता है। हम्म। प्रबल सर। तो इसमें मैं नॉन, ऐड ऑन अगर करूँ तो वर्बल वर्बल नॉन वर्बल ऐसा बैरियर नहीं है कि हम उसको एकेडमिक्स पे नहीं ला सकते। बिल्कुल हम बिल्कुल। एकेडमिक्स, हाँ, हम वर्बल एकेडमिक्स पे ला सकते कम्युनिकेशन हैं। इज हाँ, जस्ट अ वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बस। हमें बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे नहीं पड़ना है। हम्म। हमें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यूज करने हैं। बच्चा, जैसे रोशन ने भी बहुत राइटली पॉइंटेड किया कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वर्बली, तो वो पॉइंट कर सकता है। बच्चा आपको हम्म। कार्ड पिक करके दे सकता है रीडिंग, चाहे वो रीडिंग की बात हो, चाहे राइटिंग। राइटिंग में आप उसको जो भी टास्क राइट, देंगे तो वर्बल राइटिंग तो अलग हो एक्सप्रेशन की गया ना, बहुत ज्यादा नीड नहीं है। तो आप इवन रीडिंग भी, जो बच्चा वर्बल नहीं है उसको भी आप रीडिंग तक करा सकते हो, है ना। तो उसमें जहाँ तक स्कूल वाइज मैम ने जो क्वेश्चन में कहीं डाला है कि स्कूल में जो चीजें पता है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इन हम्म। दैट केस हम बच्चे को थोड़ा सा अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाएं कि वो बच्चा अगर कार्ड्स के थ्रू बता पा रहा है, थोड़ा पहले उसको हिंट दें कि इनिशियली हम्म। आपने स्कूल में क्या किया। बच्चा उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसको हम्म, कम्युनिकेट करेगा, तो धीरे धीरे अगर हम बच्चे को गेस्टर्स के थ्रू करा सकते हैं, पॉइंटिंग के थ्रू करा सकते हैं, और इवन वर्बल कम्युनिकेशन में भी बच्चा अगर ऑलरेडी बोल रहा है, वो वन वर्ड बोल रहा है, तो ठीक है, हम्म। इनिशियल हम वन वर्ड से आंसर स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम्म। ग्रेजुअली हम वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे बच्चे के साथ। और एक एग्जाम्पल भी है, टीटू मुखोपाध्याय। ही इज अ नॉन वर्बल चाइल्ड। और हम्म, कितनी बुक लिखी है उसने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने बहुत। मिरकल की उनकी जो लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही बियॉन्ड इसको है, और बिल्कुल नॉन वर्बल है वो। तो नॉन ऑटिज्म। वर्बल ऐसा नहीं, हाँ, नॉन वर्बल ऐसा नहीं है कि उसका एकेडमिक्स बैरियर हो जाएगा। हम्म। हमारे पास एक या बच्चा है इवन 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 हमारे स्कूल इवन में। बहुत सारे बच्चे राइटिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो राइटिंग भी ऐसा बैरियर नहीं है कि बच्चा अगर राइटिंग नहीं कर पा रहा है वो नहीं। आजकल बिल्कुल कितने डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, बहुत हाँ। सारे बच्चे, वो हमारे यूज कर पास एक सकते बच्चा हैं। है वो बहुत रिटन में प्रॉपर एक्सप्रेस करता है, वर्बल नहीं है बट वो जो भी उसको इवन इमोशनल लेवल पे भी वो जो भी फील कर रहा है वो सारा लिख के आपको बता देगा। तो हम्म। वो एक नहीं, कहीं ना कहीं क्या है सिमन सर, हम लोग, मुझे हमेशा लगता है कि अभी ऑटिज्म को समझने में हमारे इंडिया में कम से कम बहुत 2 डिकेड्स लगेंगे। कम से कम 20 साल लगेंगे अभी और अच्छे से समझने में। हम लोग जैसे, एक एक ईंट जोड़ रहे हैं, उसी की कड़ी ये बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाँ। हमारा सारा फोकस, क्या हम बात कर रहे हैं ना, हम हमारी जो इंटरवेंशंस हैं वो सारी क्योर स्पेसिफिक हैं कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो हमें एक्सप्रेस करना सिखाना ही सिखाना है। बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा है तो हमें बट रीडिंग, अरे पेरेंट्स भाई आज के पेरेंट्स टाइम में आपको रीडिंग हाँ। सिखाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे एडिक्टिव डिवाइसेस हैं कि आप बस पैड रखो टेक्स्ट के ऊपर, वो आपको रीड करके बता देगा लाउड, तो वो आपको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में, एआई के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ओपन रहने की जरूरत है बस। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें, एआई हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ ब्लेसिंग्स होने वाला है ना, बहुत सारी हाँ, चीजों में। एक बहुत बस बहुत सारे हमें बहुत। हमें बस ओपन रहना है। हमें चीजों को ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बच्चे को एज इट इज हम एक्सेप्ट करें, उसकी कंडीशन को समझें, वो आई थिंक ज्यादा बेटर। हाँ। अ, मैं तो इम्प्रेस हूँ कि बहुत ही जेन्युइन और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हाँ, हैं। काफी रिलैक्सिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी काफी रेलेवेंट। हाँ, ये भी एक अवेयरनेस का वो सर है, इंडिकेटर है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल।
प्रबल सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है हम्म। लेकिन एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, उसमें फिर सेम वही, हमें गैप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर बच्चा यू फील के कॉग्निटिवली साउंड है, इंटेलिजेंट बच्चा है, और वो एकेडमिक परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं आ पा रहा है, तो समथिंग इज मिसिंग। हमें देखना है हमारी क्या अप्रोच में कहीं कमी है, या जो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम नहीं काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो गैप एनालिसिस ही आ जाता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि बैरियर्स एक्चुअली लर्निंग में क्या है ना। क्या उसके बिहेवियर्स लर्निंग बैरियर में काम कर रहे हैं, क्या उसके साथ इमोशनल लेवल पर रेगुलेट वो नहीं कर पा रहा, उस वजह से लर्निंग अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि किस वजह से ये चीज़ हमें लग रहा है कि बच्चा, जो एक बैलेंस होना चाहिए बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल और एकेडमिक परफॉर्मेंस उसके बीच में, अगर वो बैलेंस नहीं है तो समथिंग इज मिसिंग। वो असिस्ट करने की नीड है फिर बच्चे के साथ। थैंक यू। बेसिकली उसके जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होते हैं टास्क को लेके, हमें वो ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स बोलते हैं। एक आप आसान भाषा में एग्जांपल देके समझाइए सर। बेसिकली मान लो अगर बच्चे को इंटेलिजेंस, मान लो बच्चे को एक किसी टास्क को करने के लिए ना प्लानिंग होती है। हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस करता है कि हाँ, इसकी क्या इंटरेस्टिंग। प्लानिंग करनी होती है। तो बेसिकली जो होता है ना, अगर बच्चे में इंटेलिजेंस, बट उसके लर्निंग में इसलिए इफेक्ट आ रहा है कि वो प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो मे भी उसकी वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं है, या तो उसकी प्लानिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको विजुअल परसेप्शन में ही सुधार है, ये सारी चीजों होती है। हाँ, एक किसी ऑडियंस का ये भी आया था, आप दोनों को अप्रिशिएट कर रहे थे, बोथ स्पीकर आर वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। वी आर लर्निंग, वी आर इन द फेज ऑफ लर्निंग, चल ओके, रहा है। दिस इज हम माय भी समझ रहे फर्स्ट। हैं ऑटिज्म को और भी अच्छी भी कंडीशन। मेरा फर्स्ट लाइव हुआ है वैसे ये। कोई बात नहीं, ये तो सीक्वल चलेगा इसके बाद आपका। हाँ। रोहित सर का आपके लिए क्वेश्चन है। मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल होने वाला है। व्हेन डज ए चाइल्ड नीड अ शैडो टीचर इन स्कूल? और इस पे मैं बाद में प्रबल सर के पास भी आऊंगा। ये तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो स्कूल की तरफ से आता है रिकमेंडेशन कि जाओ इसको हाँ। शैडो शैडो दे के आओ। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सर, क्या क्या कब बच्चों को शैडो की जरूरत होगी, या जरूरत है भी या नहीं है, या क्या क्या आपका टेक क्या है? देखो, अगर बच्चा जो है, बच्चे के लर्निंग में इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर मान लो बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चा जो है, बच्चे के ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बच्चा जो है, जो स्कूल का टास्क है वो टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, या हाँ। बच्चा जो है कॉपी से बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है। हम्म। ओके, बच्चे बच्चा जो है पीएम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन पे हमें शैडो टीचर्स की नीड होती है। ठीक है, शैडो टीचर का काम क्या है कि बच्चे को जो है, एक तो उसके ट्रांजेक्शन में हेल्प करे। ठीक है, बच्चा जो है फिर जो भी क्लास वर्क हो रहा है, शैडो टीचर स्पेसिफिक बच्चे के ऊपर फोकस करे। ऐसा नहीं कि टोटली डिपेंड होके वो बच्चे को टास्क कराए। बच्चा जो भी क्लास का वर्क हो रहा है वो ऑब्जर्व करवाए बच्चे से, और ट्राई करे कि बच्चा जो है खुद करे। कहीं कहीं पे अगर सपोर्ट की नीड पड़ती है तो वो वहां पे इन्वॉल्व हो। और दूसरा है कि बच्चे की सेफ्टी तो मेन तो है ही है, कि वहां पे सेफ्टी कंसर्न होता है कि बच्चा, मान लो बच्चे में सेफ्टी प्रॉब्लम, तो बच्चा कहीं भाग गया स्कूल के, तो एक तो ये सेफ्टी कंसर्न हमें जरूर देखना है। प्रबल सर। प्रफेसर आप देखिए, ये शैडो, ऐड ऑन। बिल्कुल, जैसे कि शैडो हाँ। टीचर का कॉन्सेप्ट मेनली था बच्चों को क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो एक इंडिविजुअल सपोर्ट की नीड होती थी, वो एक ऑब्वियसली एक मैन स्ट्रीम क्लास में टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता था कि वो इंडिविजुअल अटेंशन उतना एक बच्चे पे दे पाए। तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए शैडो टीचिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, नो डाउट। शैडो टीचिंग हमेशा बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, क्लासरूम में उसके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता है। स्कूलिंग जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। बट स्कूल्स ने उसको बहुत, कहते हैं ना, मिस यूज कर लिया उन्होंने एक्सप्लॉइट बस, कर लिया। हाँ, एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट कर कर लिया। दिया, और बस उन्होंने ये समझा कि ये बहुत अच्छा है भाई, एडमिशन तो मैं लेना ही लेना है CWSN बच्चों का। और जब ये
सपोर्ट भी मिल रहा है, पेरेंट्स भी आगे से ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप एडमिशन ले लो, बेशक में शैडो टीचर प्रोवाइड कर देंगे हम, बहुत केसेस में ऐसा भी होता है। तो वो लगता है हमें क्या जा रहा है ना, बच्चा स्कूल में आएगा, पूरे टाइम सपोर्ट मिलेगा तो चलने देते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, शैडो टीचिंग हमेशा हमें, जब बच्चे को हम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि थोड़ा गैप, जैसा रोशन ने बोला गैप ज्यादा है, वहाँ इंडिविजुअल सपोर्ट की नीड है, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम प्लान करा जा सकता था कि चलो हम फॉर वन एकेडमिक सेशन प्लान कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए प्लान कर लेते हैं, 4 मंथ्स के लिए प्लान कर लेते हैं। बट उसका जो लेवल ऑफ सपोर्ट था उसको फेड आउट करने का प्रॉपर ट्रांजिशन होना चाहिए। शैडो टीचिंग में जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि बच्चा थोड़ा सा भी क्लास में क्रैंकी हुआ, थोड़ा सा भी कोई इश्यू किया, शैडो टीचर हमेशा ही साथ है। धीरे धीरे आप शैडो टीचर को कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए इन्वॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप केवल, मान लीजिए जब आप एकेडमिक के सब्जेक्ट्स के आप क्लासेस हैं, बोर्ड से कोई कॉपी करना है, वहां बच्चे को ज्यादा सपोर्ट की नीड है, फिजिकल ग्राउंड की नीड है, आपने वहां इन्वॉल्व कर लिया। बट जहां आपको लगता है कि बच्चा विदाउट शैडो क्लास में इन्वॉल्व हो सकता है, हमें वहां पर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था कि बच्चा एटलीस्ट विदाउट जितनी शैडो को के वहां करिकुलर इन्वॉल्व हो। एक्टिविटीज है वहां पे बट वो हमें हर शैडो चीज में चाहिए। ही शैडो, एक तरह से शैडो को पीछे बैठा दिया गया। शैडो के साथ एक बहुत बड़ा जो लॉस हुआ वो ये हुआ कि हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनको जितना और इंक्लूसिव होना चाहिए था, जो क्लासरूम अकोमोडेशंस यूज करने चाहिए थे, क्लासरूम मॉडिफिकेशंस यूज करने चाहिए थे, वो कर ही नहीं रहे। आइडियली जिस बच्चे को आपको फ्रंट रो में बिठाना था वो शैडो टीचर के साथ लास्ट रो में बैठा हुआ है, तो वो लेवल ऑफ सपोर्ट कहाँ से खत्म होगा। तो वो धीरे धीरे, और इन माय एक्सपीरियंस सिमन सर, मैंने तो देखा नहीं ऐसा, बहुत रेयर बच्चे के जो पहले शैडो टीचर के साथ जा रहा था अब वो सपोर्ट खत्म हो गया, विदाउट शैडो जा रहा है। वैसे बट वो मैंने देखा हुआ है जो बल्कि वो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत रेयर होता हम्म, है। अगर यहाँ हाँ ट्रांजिशन प्रॉपर प्लान किया, सच में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग प्लान किया तो, और हम्म। आइडियली होना भी यही चाहिए था कि शैडो टीचर धीरे धीरे खत्म होना चाहिए था। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेंटेज हम्म, में, आई नो हम्म, सीमा सर आप भी जानते हो, हम्म, वेदांत गुलिया जानते हो आप, ठीक है। स्टार्टिंग में उसको शैडो टीचर स्कूल्स वालों ने 1 ईयर दिया था, उसके बाद उन्होंने ट्रांजिशन शैडो टीचर्स का वहां से उसके हटा दिया टोटली। अभी वो हम्म। इंटीग्रेटेड स्कूल में इंक्लूसिव क्लासेस में विदाउट शैडो टीचर। 1 in 1000 होता है ये। हाँ, हाँ बहुत बेसिकली रेयर, बहुत रेयर। बहुत हाँ, अगर ऐसा हो तो इट्स आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल होना भी बिल्कुल चाहिए, हाँ। एक्चुअली होना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट ही वही है, शैडो टीचिंग का कॉन्सेप्ट ही वही है। अब तो, हम्म, अब सबसे बड़ी एक आपको मजेदार बात बताऊं, हमारे पास जो शैडो टीचर्स आते हैं बच्चों को आफ्टर स्कूल ड्रॉप करने के लिए स्कूल के बाद, कई कई एक दो शैडो टीचर ऐसे हैं जो शैडो टीचर ही ड्रॉप करते हैं मेरे पास भी आके बच्चों को हम्म, थेरेपी सेंटर पे भी। वो क्योंकि पेरेंट्स ने वो उनके साथ पहले ही टाइप बात कमिटमेंट कर किया हुआ। सकते हैं कि भाई आप बच्चे को स्कूल के बाद उसे थेरेपी सेंटर पे छोड़ के आ जाएंगे। तो वो शैडो टीचर हमें यहाँ तक बोलते हैं कि सर आया तक हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चों को टॉयलेट भी लेके जाना है ना तो वो हमें ही बोलते हैं कि नहीं ये क्लास भाग जाता है, पैंट नहीं पहनेगा, मैम आप ही करा के आओ। तो स्कूल की आया भी कहते हैं ना कि वो उतना एक्सेप्टेंस वो नहीं भी है। इंक्लूसिव हाँ, नहीं है। हाँ, वो भी इंक्लूसिव नहीं है ना, तो वो आप समझ सकते हो फिर वो क्या कंडीशन होती है। सर ये सब डायमेंशन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे ही फायदा होता है मल्टी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से बात करके। बहुत बहुत ऐसी चीजें बहुत ये आती हैं। डायमेंशन तो सोचा ही नहीं कि आया भी ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। आई एम नहीं। क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पीछे से कम्युनिकेट किया गया है कि कोई प्रॉब्लम हाँ। हो उस बच्चे के साथ, आप उसको शैडो को बोल देना, वो मतलब वो शैडो नहीं है, वो पूरा केयर टेकर है उसकी, कुछ भी केयर हो टेकर आप उसको बोल देना है। वो देखेंगे। और उनके एजुकेशन को लेकर भी कुछ किया जा सकता है क्या शैडो को? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जो शैडो टीचर्स हैं दे आर नॉट ट्रेन। हम्म। उनको बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी बहुत भी बच्चे की लेवल, बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, बच्चे का जो सपोर्ट है उसके बारे में अवेयरनेस है। अदरवाइज बहुत सिंपल ग्रेजुएट लड़कियां हैं, कोई हाउस वाइफ्स हैं जिनको एक सपोर्ट की जरूरत है, एडिशनल कुछ 2-4 घंटे के लिए काम चाहिए, वो एज ए शैडो टीचर स्टार्ट कर दिया। कोई भी हम्म। स्पेशल एजुकेटर शैडो टीचर के तौर पे काम करना नहीं चाहता। अपन यू कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट बाइक मोस्ट लर्निंग की मोस्टली अपॉर्चुनिटीज तो स्पेशल खत्म ही एजुकेटर। है ना, नहीं मोस्टली एजुकेटर्स नहीं। नहीं अपॉइंट, या जिनको कम टाइम के लिए कुछ ऑप्शन चाहिए तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज जनरली अनट्रेन्ड लोग हैं शैडो टीचिंग में। बहुत आइडियल सिचुएशन मैंने कई बार देखी है कि जहां पेरेंट बच्चे को शैडो कर रहे हैं, उन बच्चों में मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो बट स्कूल को ये आई थिंक बट उस केस में ज्यादा ओपन यहाँ होना चाहिए। पे स्कूल की पॉलिसी भी आनी चाहिए ना
कि बहुत सारे स्कूल जो है पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं करते अलाउ ही नहीं शैडो करते, टीचर मेन प्रॉब्लम वही है, नहीं मेन करते प्रॉब्लम हैं। वही है। एंड एनी हाउ, मतलब ये हमने एक ऑप्शन उनको दे दिया। मुझे लगता है कि शैडो टीचर की बजाय भाई आप स्कूल में अपने स्टाफ को ट्रेन करो, स्टाफ की ट्रेनिंग्स करो, आप हायर करो एजुकेटर्स को जो आपके बच्चे को क्लासरूम में जाके असिस्ट करें। इट इज हम्म। मेनली स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो भाग के हमारे पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं एक एक्स्ट्रा बर्डन। अगर हम खुश। जेन्युइनली देखें बाय द हाँ। एक्ट्स, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि बच्चे को जहां भी जिस लेवल का सपोर्ट की नीड है वो स्कूल प्रोवाइड कराए। हम्म। खुशी, खुशी सा, शी इज शी इज bit active in commenting. Correct me, parent need to support child at home and with therapies and take away the shadow support. Yes, right. बिल्कुल बिल्कुल। uh, बेसिकली बच्चा स्कूल में कहीं पे थेरेपीज के लिए तो बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए जा रहा है, पेरेंट ट्रेनिंग मस्ट है। मस्त है। जब तक पेरेंट्स बच्चे के लेवल को नहीं तो समझेंगे, बच्चे के हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, है ना, बच्चों को लेके उनकी लर्निंग स्टाइल को नहीं समझेंगे, तब तक वो गैप देखने को मिलेगा। और जो मेरा अपना हम्म, ऑब्जर्वेशन है, जहां पर देखिए एक सपोर्टिव नेटवर्क पेरेंट का, हम्म, टीचर का, थेरेपिस्ट का, स्कूल्स का, जब तक ये नहीं मिलेगा, वही बच्चे आज हमारे पास एज ए सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको एक सपोर्टिव नेटवर्क मिला। तो हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नीड अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ पेरेंट, मेरे टीचर, स्कूल्स एंड कम्युनिटी। इसको से विदाउट दैट इंक्लूसिव एजुकेशन वो पॉसिबल है ही नहीं। वो हम किताबों में बातें कितनी भी करते रहे, एक्चुअल ग्राउंड में वो वर्क नहीं करेगा जब तक ये और ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वो डबल दुधारी तलवार है वो। हाँ बिल्कुल। ये सही है तो वो वो अलग दोनों उसमें साइड इसमें से है। हाँ इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिलती है लेकिन बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अननेसेसरी एंजाइटी भी बढ़ती है इससे। एंजाइटी बढ़ रही है। आप हाँ, अननेसेसरी प्रेशर में, क्या वो होम्योपैथी दवाई स्टार्ट कर दी, हम भी अपने बच्चे को कर देते हैं, वो इस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। हम यूज वो कर हाँ, एक सकते बहुत पीयर प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स के बीच अगर में। कोई भी पेरेंट ये बोल दिया कि ये वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, इवन आप जिसके पास थेरेपी करा रहे हो वो भी अच्छा काम कर रहा है, आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट ला के दे रहा है, बट पेरेंट ने बोल दिया नहीं नहीं ये वो तो बहुत अच्छा यही है। यही सिस्टम से आपके पास बहुत सारे बच्चे आए होंगे। होता है, बिल्कुल होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल। सर अब लास्ट क्वेश्चन है जो से एक क्वेश्चन है, दोनों की तरफ मैं डाइवर्ट करता हूँ और उसके बाद रैपिड फायर करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। ठीक है। ओके। एक क्लियर मैसेज देना हो पेरेंट्स को, अगर सपोज कि उनका बच्चा 7-8 साल का हो, बच्चा क्या बच्ची भी ले लो आप, बिल्कुल। जो बहुत ही जिसको हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही चिंतित है फ्यूचर को लेके कि क्या होगा मेरे बच्चे का, उसके बारे में आपको कोई क्या मैसेज देना है आपको, प्रबल सर पहले। देखिए इस चीज को लेके सबसे पहले तो हमें बच्चे को, जैसे मैं हमेशा बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बच्चे को अंडरस्टैंड करना कि बच्चे की क्या अभी लेवल है, क्या उसको सपोर्ट का जरूरत है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। हाँ, बट जो एंजाइटी की बात है कि ये पेरेंट्स में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो हमारी फर्टिनिटी है उसका भी कहीं ना कहीं लैक है। हाँ, कि हम एक पेरेंट्स को जो सपोर्ट देना चाहिए, जो एक हम्म, अवेयरनेस हम्म, क्रिएट करना चाहिए पेरेंट्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं हमारे लेवल पर भी मिसिंग है। हम हम्म, कहते हैं कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे। ज्यादातर हम्म, मैं देखता हूँ कि सर आपके पास शायद ओटी आप गाइड कर रहे हो, शायद बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपके पास ना हो सकता है स्पीच थेरेपिस्ट आपके पास ना हो, तो जो एक हम्म, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चे को एक पेरेंट्स को सही सपोर्ट एक ही जगह पे मिल जाए, उसका बहुत लैक मुझे लगता है हम्म, ज्यादातर केस में। और इस केस में पेरेंट्स अवेयरनेस लगातार बच्चे के लेवल्स के अकॉर्डिंग उनको सेंसिटाइज करना, बच्चों के जो सबसे मेन चीज होती है कि बच्चे को ये होप रहना पेरेंट्स को कि भाई आपके बच्चा, दैट चाइल्ड बियॉन्ड द डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस के बेस पे आप उस बच्चे को सेग्रीगेट करना, उसकी लिमिटेशन सेट करना वो नहीं कर सकते। बच्चा हम्म, लेवल के अकॉर्डिंग बहुत कुछ अचीव कर सकता है। उनके केसेस में पेरेंट्स को हमें सक्सेस स्टोरीज बताना चाहिए, मोटिवेट हम्म। करना चाहिए। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी मुझे लगता है। रोहित सर। और जैसे प्रबल सर ने बोला कि पेरेंट्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए। क्या उधर से। हर बच्चे का स्ट्रेंथ होता है, चाहे बच्चा सीवियर हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे माइल्ड हो। हमें उस बच्चे के स्ट्रेंथ हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे हमें उसका स्ट्रेंथ पता चले, हम उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उसके ऊपर काम करें। अगर बच्चा फंक्शनल लेवल पे, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे के फंक्शनल लेवल पे काम करना चाहिए।
हमें उसके एकेडमिक्स उस पे नहीं भागना चाहिए कि बच्चा रीडिंग राइटिंग में, बच्चे को इंडिपेंडेंट स्किल्स सिखाओ, अपने अपने आप से सेल्फ आवाज नहीं आ रही की आपकी? आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ हाँ, रही आ रही। उसके जो डेली लिविंग स्किल्स है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा। आ, और एक बहुत मैं ऐड ऑन करूं सीमन सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला था कि वैन वाला जो हमारा हाँ कॉन्सेप्ट है कि हाँ हमें स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट कब करना चाहिए, है ना। हाँ आजकल यू वॉन्ट बिलीव, नीकू में भी स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, हम्म, है ना। आप होली फैमिली हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर एक हाँ, अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट है जो नीकू में बच्चे, जब बच्चा बर्थ के बाद वो नीकू में भी स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट किया हुआ है। अब वो भाई वहां पे क्या काम है, कि एजुकेटर वहां क्या करेगा, है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, अगर हम सक्सेसफुल मैनेज स्ट्रीमिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन चाहे वो किसी भी एरिया में है, चाहे एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बात करें हम, एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, एज एन एजुकेटर, जितनी जल्दी हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाए, हमें लगता है कि हाँ ये गैप्स हैं अब, और जितनी जल्दी वहां पर इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, अगर हमने एक सही एज पर चीजों पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, स्कूल रेडीनेस वाले एरिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया, हमारी जर्नी वो उतनी ही स्मूथ हो जाएगी आगे। अदरवाइज सही टाइम पे इंटरवेंशन स्टार्ट ना करना, अब आप अगर 10 ईयर में जाके स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पाएंगे, वो मैच नहीं गैप करते रहेंगे हैं। ही रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। सर, इतना ज्ञानवर्धन हो रहा है हमारा, पूछो। सर, पहला सेक्शन तो पूरा हो गया सर, अब रैपिड फायर है। एक एक बिल्कुल। क्वेश्चन मैं आपको सर्व करूंगा, बहुत ही प्रिसाइज। अगर एक एक शब्द में काम चल जाए तो एक शब्द में काम चलाना है। अच्छा, चलिए हाँ, चलिए। रोहित सर के लिए क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन और ट्यूशन, वन लाइन डिफरेंस। और स्पेशल एजुकेशन, सॉरी, नॉर्मल नॉर्मल टीचर जो है वो उसके सिलेबस पे काम करता है, और जो है स्पेशल एजुकेटर जो है उसके इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम पे काम करता है। प्रबल सर, हम्म। स्कूल रेडनेस मीन्स व्हाट? स्कूल रेडीनेस मीन्स बच्चा स्कूल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री रिक्वेस्ट स्किल्स हैं, उनके लिए रेडी है, चाहे वो मोटर स्किल्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो प्ले है, इवन कुछ भी हो सकता है। आई लव दिस क्वेश्चन। रोहित सर, शैडो टीचर सपोर्ट और डिपेंडेंस? और फंस तो गए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नो डाउट है। सपोर्ट है, ठीक बट है, वो डिपेंडेंट सपोर्ट बना है, दिया है, बेसिकली बना दिया। सपोर्ट सपोर्ट की नीड है। हाँ, हम्म, तो प्रबल सर आप भी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की तरफ? हाँ बिल्कुल सपोर्ट है, नो बिल्कुल, डाउट, मैं एग्री नो करता हूँ, डाउट। बट वो हम उसको डिपेंडेंट बना देते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरा बैटरी चाहिए। कोई नहीं, आराम से। हाँ, आ रही है। जी जी। इसको खोलोगे तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट और रियल लाइफ लर्निंग? आई थिंक रियल लाइफ लर्निंग। लर्निंग। पहले प्रबल सर के रियल लिए, लाइफ। प्रबल सर के लिए क्वेश्चन था ये। रियल लाइफ लर्निंग प्रायोरिटी है, बट वर्कशीट्स भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा। रोहित सर, व्हाट शुड पेरेंट स्टॉप ड्यूरिंग होमवर्क? मेरे हिसाब से तो होमवर्क होना ही नहीं होमवर्क चाहिए वन थिंग, अभी रोहित सर के लिए, वन थिंग पेरेंट्स शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे? चाहिए। कंसिस्टेंसी विद द वर्क, कंसिस्टेंस। चिल्ड्रेन। हाँ, प्रबल सर, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, समझो पहले उसको क्या है, नीड क्या है बच्चे की। मैं ये क्वेश्चन मेरे भी अभी फेवरेट है, प्रबल सर के लिए। वन मैसेज फॉर स्कूल। वन मैसेज फॉर स्कूल। स्कूल, यस। रियल में इंक्लूजन स्टार्ट करो। अब भाई काम नहीं चलेगा। फिर से समझानिए क्या कह रहे हैं। मैं कह रियल में इंक्लूजन स्टार्ट करो, रियल स्कूल्स में को मैसेज ये है। मतलब हर एक लेयर पे। बिल्कुल हर लेवल, केवल बच्चों को एडमिशन देना इंक्लूजन नहीं है। आप जब तक, पहले तो स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, वही पहले समझ लें बच्चों को, उसके बाद ही वो इंक्लूजन की बात हो सकती है। रोहित सर, आपको कुछ कहना है इस बारे में? बेसिकली जो प्रबल सर ने बोला वो राइट बोला है कि पहले हमें इंक्लूजन के ऊपर जाना चाहिए, स्कूल को प्रॉपर
मल्टी डिसिप्लिन रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शैडो टीचर के पास वो है। प्रबल सर, अगर 3-4 चीजें डायरी में लिखनी हो पेरेंट्स की, तो क्या हम्म। क्या बताना चाहिए आप? ये तो डायरी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डायरी में लिखने के लिए बात मैं वही करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट करिए। हाँ दूसरा, एक्सप्लोर करिए कि क्या हाँ। क्या बच्चे के लिए राइट थेरेपीज कहाँ पर मिल सकती है, राइट थेरेपिस्ट कहाँ है। एक्सप्लोर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। रोहित सर, सेम जैसे सेम प्रबल नहीं सर ने बोला। बताया, ये हाँ। सेम अलग बताइए। अलग क्या, एक्सेप्टेंस होना चाहिए बच्चे को, पेरेंट को। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात, जैसे प्रबल सर ने बोला, इम्प्लीमेंटेशन करो आप। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ खुद की लर्निंग, आप खुद भी लर्निंग करो। कि जैसे आप एज ए पेरेंट अगर आप लर्निंग अच्छे से करोगे तो आप अपने बच्चे के साथ वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टोटली आप थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड हो गया। जो थेरेपिस्ट कर रहा है बस उतना इनफ नहीं होता है। आपको भी लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको भी वर्क करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ में। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के लिए कि वो पहले बच्चा है आपका। वो ऑटिस्टिक बाद में है, लर्निंग डिसेबल बाद में है, आईडी बाद में है। पहले बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट कर लो, बाकी चीजें तो जर्नी है, वो चलता रहेगा। हाँ। हाँ, चलिए, बहुत ही मतलब मजा आया इसको बोलते हैं। और काफी ऐसी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई जो कि पॉसिबल नहीं थी सेम काइंड ऑफ प्रोफेशन से। मतलब हम तो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं सेम ही काइंड के प्रोफेशनल से। और नहीं, होना भी चाहिए आप इंटरेक्शन लोग जितना। से इंटरेक्ट करके डिफरेंट एंगल समझ में आया कि यार ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चों के, जो हमारा सबका टारगेट एक है, उस जर्नी में हमें नेटवर्किंग तो ये करनी ही पड़ेगी, है हाँ, ना। अगर हम जेनुअनली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और और जेनुअनली। सबको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक। हम बिल्कुल क्योंकि बच्चा इन्वेस्टमेंट है ना किसी पेरेंट का। तो बिल्कुल। या बिल्कुल। हर एक बच्चा एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर है, चाहे किसी हम्म, लेवल। हम्म। पर एजुकेटर्स को आप लोग, आपकी फर्टिनिटी ओटी बच्चों हाँ। को रेफर करना स्टार्ट करो एजुकेशन के लिए। सारा बेसिकली राइटिंग बेसिकली भी आप करा लोगे, एजुकेटर फिर क्या करेगा, ओटी है स्पीच ना। यही कर रहे हैं आजकल। स्पीच बोलता है मैं ही सब कुछ करा दूंगा, ओटी बोलता है मैं ही सब कुछ करा दूंगा। जहाँ जिस चीज की मेरे सपोर्ट तो है एक सपोर्ट आदत है, लो। मुझे नहीं आता मैं वो उसको दिमाग नहीं लगाता। अच्छा। ठीक है सर, अगर कोई सजेशन होगा तो हम लोग फिर से डिस्कस कर नहीं, लेंगे। चलता रहेगा, इवॉल्विंग प्रोसेस है, जर्नी इन्वॉल्व अभी भी स्टार्ट प्रोसेस हुई में है, चलता और रहेगा। भी कुछ रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू ऑल। ओके, ओके, थैंक यू सो मच हेमंत सर, थैंक आपको यू भी, सो मच सारे सीमा ऑडियंस सर। है सारे ना। ऑडियंस को थैंक यू ऑडियंस। कंसिस्टेंटली इस तरह की चीजें करते रहना है हमें, है ना। हाँ, और करते रहना है और कुछ नहीं लगता है, दिस इज जस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, जस्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू, बाय। थैंक यू बाय। एवरीवन, थैंक यू।